सवा लाख 1.5 लाख करोड़ का नया निवेश, और नवंबर माह में तो एक हिस्टोरिक हाई हुआ है। किसी भी बॉन्ड में बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, इसकी संभावना मुझे कम है। रैपिड फायर राउंड, यू हैव जी। 3 ऑप्शंस, आप या तो यस बोलिए, नो बोलिए या मे बी। आई विल से नो, यस यस आई विल। हेलो फ्रेंड्स, मैं CACFP वेणुगोपाल संदीप जवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस टॉक शो में, जहां पे हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, श्री योगेश जी परांजपे, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। He is also the regional head for Chhattisgarh, Madhya Pradesh and entire Maharashtra except Mumbai. So, बिना कोई देरी किए जुड़ते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट के साथ। उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। So, let's connect. Hello friends. So, Yogesh ji is with us. First of all, I like to tell you that he is having a vast experience of more than 25 years in investing or other finance industry as a whole. He is associated with HDFC AMC from past 20 years. He normally likes to explore Indian economy and their impacts on the Indian market. So आज बहुत कुछ हमें सीखने मिलने वाला है दोस्तों. So Yogesh sir, I welcome you on behalf of Riddhi Siddhi Investment and all our viewers sir. नमस्कार नमस्कार वेणु जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि No मैं sir, pleasure is all ours से sir. आपके निवेशकों को मैं कुछ अपनी बातें कह सकूं। Definitely. So sir, सबसे पहले बात करते हैं इसी पे जिस वजह से हम जो है ये ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ रही है, कोविड और कोरोना रादर। सो सर, अगर ये इसकी बात करें कोरोना की, तो जो मार्केट पे इम्पैक्ट्स था इन मार्च अप्रैल मई मंथ्स में, वो कई हद तक अब जा चुका है। इनफैक्ट निफ्टी या मार्केट हैज क्रिएटेड ऑल टाइम न्यू हाई क्रिएट कर चुका है। सो आप मार्केट को कैसा रीड करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से नल वॉइड हो चुका है क्या? देखिए, मैं आपने कहा मेरा लगभग 20 वर्षों का म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट HDFC के साथ अनुभव है जी। तो मेरा ये मानना है और मैंने अनुभव किया है कि बाजार को शॉर्ट टर्म में या जो कहूँ मैं अल्पकाल में प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम तो है, लगभग असंभव है। बराबर। अब 6-8 महीने की पहले की बात ही करें, ऐसा लग रहा था मार्च एंड में कि दुनिया खत्म होने को है, बाजार खत्म होने को है ना। उसके बाद ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स जो हैं हमारे सारे, उन्होंने इतने एक्सट्रीम मेजर्स ले, लिक्विडिटी पंप की, ब्याज दरों को, इंटरेस्ट रेट्स को लगभग शून्य पे लाया। अगर मैं यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं, इंडियन मार्केट की बात करूं, तो हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लगभग 4 दशकों के सबसे निचले स्तर पर जो है ब्याज दरों को ले आया है। उनकी इच्छा और है इसको नीचे ले जाने की, बट कहीं ना कहीं महंगाई जो है डायन खाए जाते हैं, ऐसा कहावत हमारे साथ चल रही है। अगर महंगाई काबू में आ जाती है तो हो सकता है अगले 6 महीने में रिजर्व बैंक कुछ जो है वो और मॉनेटरी ईजिंग कर सकता है। तो वहां से मार्च एंड से लेकर के अगर मैं नवंबर की बात करूं, तो लिक्विडिटी की वजह से या जो पैसे का बहाव है, देखें शॉर्ट टर्म पे मार्केट हमेशा या तो न्यूज़ फ्लो पे, सेंटिमेंट पे काम करता है या लिक्विडिटी ड्रिवन होता है। दोनों का तालमेल मार्केट को ऊपर लेके जाता है, और हमने यही देखा। अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन पे गई, हिस्टोरिकली मार्केट स्लो पे गए, वहां से ग्रेजुअल ओपनिंग अप आया, फिर कोविड वैक्सीन के ऊपर काम शुरू हुआ, वैक्सीन से रिलेटेड या जब इकोनॉमी पार्शली अनलॉक होना शुरू हुई, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए, तो मार्केट ने ग्रेजुअली उसको जो है अनलॉक के साथ में मार्केट भी हमारा अनलॉक होता गया। और इतना विदेशी निवेशकों ने हमारे, अगर मैं एशियन मार्केट्स में इंडिया की बात करूं, तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का नया निवेश जो अप्रैल मई में उन्होंने निकाला था, उसके ऊपर लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का नया निवेश। और नवंबर माह में तो एक हिस्टोरिक हाई हुआ है, किसी भी गिवन मंथ में 50-55 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ का शुद्ध जो है FPI का निवेश, ये एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है हमारे लिए। तो बाजार ने वैक्सीन की होप्स पे
लगभग 3-4 कंपनियां अपने रिजल्ट्स थर्ड फेज के ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुकी या करने पे हैं। तो वैक्सीन की एफिकेसी जो है 94-95%, एनीवेयर बिटवीन 90 to 95% प्रूवन हो चुकी है। उसके अप्रूवल्स डोसेज के फास्ट ट्रैक होने को हैं और ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक पहला वैक्सीन जो है यूरोप या यूएस में एडमिनिस्टर हो जाएगा, यूके में। हमारे यहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज शायद दौरे पे हैं, हैदराबाद, पुणे, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे वो बात करेंगे। हमारे यहाँ भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ होप कन्वर्टिंग इनटू कॉन्फिडेंस, मार्केट जो है अपना एक्सट्रीम फेयर का जो एक ग्रिड था, एक बार था, वहां से अब एक्सट्रीम पेसिमिज्म की तरफ, डाउ जोन्स की भी मैं बात करूं तो 30,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो मार्केट सर हमेशा शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स, न्यूज फ्लोज, लिक्विडिटी, इन पे काम करते हैं और यही हमको देखने को मिला। फ्रॉम एक्सट्रीम लॉस टू अभी एक्सट्रीम हाइज, डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई पे है। हमारा भी जो सेंसेक्स है या निफ्टी है वो 44,000 या 13,000 निफ्टी की बात करूं तो ऑल टाइम हाई पे है, तो टच हो चुका है। तो मार्केट ने शॉर्ट टर्म में सभी नेगेटिव्स को डिस्काउंट कर लिया है और मार्केट इस होप पे है कि वैक्सीन जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रोडक्शन अगले 3 से 6 महीनों में शुरू होके होपफुली कोविड को हम कंटेन करने में, कोविड को रोकने में एक हद तक उसके प्रसार के कामयाब रहे। तो उस होप से मार्केट ने अभी, और जो इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है, जो भी सरकारों ने पैकेजेस दिए, जो सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी क्रिएट किया, ब्याज दरों को कम किया, उसकी वजह से जो रैली शुरू हुई और एक कोविड वैक्सीन के आने की संभावना के साथ में उसको प्रोपेल हुआ वो और सभी मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई। पर लॉन्ग टर्म पे हमको देखने को मिलता है मार्केट्स नॉर्मली इकोनॉमी के साथ तालमेल मिला के चलते हैं, इकोनॉमी या जीडीपी ग्रोथ के साथ या प्रॉफिट ग्रोथ के साथ। हम लोग एक यूजुअली एक सेंटेंस कहा करते हैं कि इक्विटीज आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। अगर प्रॉफिट, अगर मुनाफे में ग्रोथ होती रही, अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करती रही, तो शेयर बाजार अमूमन लॉन्ग टर्म पे अच्छा करता है। मुझे उम्मीद है बाजार यहाँ स्थिर रहेंगे, पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के साथ बाजार अच्छा करेगा। ओके सर, ये तो ही इक्विटी या मार्केट की बात। सो यू नो व्हाट आर द एसेट क्लास अवेलेबल टू बेट ऑन टुडे? मतलब आपके हिसाब से कौन सी वो एसेट क्लास है, चाहे फिर वो डेट मार्केट हो, इक्विटी हो, या ऑल टुगेदर गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी, कौन सा एसेट क्लास आपके हिसाब से सही है, सुटेबल है टू बेट ऑन एज ऑफ टुडे? सर मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ जहाँ मैं आई ऑलवेज एडवोकेट इन्वेस्टर्स टू गो और टू स्टिक विद द एसेट एलोकेशन। ओके, है ना। अभी मैं बात करूं तो अपना जो आधारभूत या जो कोर पोर्टफोलियो एक निवेशक का होता है, वो बेसिकली उसका एक फिक्स्ड या स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसका एडवाइजर प्लान करे उसके साथ बैठ के, उसमें उसकी एज, उसकी बाजार की अंडरस्टैंडिंग, उसकी रिस्क टॉलरेंस, रिस्क प्रोफाइल, और उसका जो वेल्थ का जो स्टेट है, उसके पास कितना कैपिटल है, उसकी वेल्थ किस स्टेज पे है, वो ये सब बातों को महत्व दे। हाँ, जरूर जैसे आपने जो बात कही कि टैक्टिकल या डायनामिक कुछ एक पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए। मैं कहूँ 10%, 15%, 20%, डिपेंडिंग ऑन जो फैक्टर्स हमने बात की, जिसको आप टैक्टिकली या डायनेमिकली आप उस पोर्टफोलियो के उस पोर्शन को आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मूव कर सकते हैं। गोल्ड ने भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दी पिछले साल भर में, और अब मैं बात करूं तो गोल्ड भी एक हाई पे जाके एक करेक्टेड फेज में चल रहा है, बराबर है ना। एक 50,000 के आसपास गोल्ड आ गया है। इक्विटीज भी अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई पे चल रहे हैं, बट इक्विटी में अच्छी बात यह है कि इक्विटी हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आगे आने वाले जो प्रॉफिट ग्रोथ या अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के अनुमान के हिसाब से इक्विटी डिस्काउंट करके इक्विटी आगे भी बेहतर रिटर्न देगा अन्य निवेश के जो हमारे पास ऑप्शन है उनसे। ये मेरा मानना रहा है। लॉन्ग टर्म पे इक्विटी हमेशा से लॉन्ग टर्म पे अच्छा निवेश का प्रतिफल आपको मिलता है। बॉन्ड की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट पिछले 1-2-3 वर्षों में वैसे भी नीचे आ रहे थे, और हमारे यहाँ स्पेशली, और अभी हिस्टोरिक लो पे हैं। तो यहाँ से बॉन्ड में बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती
ब्याज दर है, जो फिक्स डिपॉजिट्स के जो रेट है वो अभी ऑल टाइम डिकेडल लोस पे हैं। 5.5-6.5% के आसपास जो है वो ब्याज दरें हैं अमूमन पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स की, अच्छी क्वालिटी की बैंक्स की। तो निवेशक एक एक अच्छा बेहतर रिटर्न एफडी प्लस 3 या 4% का एक प्रकार से रिटर्न देख रहा है। तो वो म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड के कई प्रोडक्ट्स हैं वो रिटर्न ऑफर करने की जो है पोटेंशियल रखते हैं। सर अभी पिछले 2 महीने से अगर हम बात करें तो स्पेशली जो इक्विटी में जो रैली चल रही है, स्पेशली आफ्टर इलेक्शंस, यूएस इलेक्शंस के बाद से एक entire asset category, whether it is large cap, mid cap, small cap, everything is performing. So ये रैली इन शॉर्ट टर्म कहाँ तक चलेगी? डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट एक रफली कि वेदर अ न्यू इन्वेस्टर जो आज इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जिसने शायद पहले अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी इन्वेस्ट की, तो वेदर ही शुड वेट इनटू डेट और बॉन्ड फंड्स, और वेदर ही शुड एंटर इक्विटी राइट नाउ। देखिए, इक्विटी निवेश की या निवेशक की बात करूं तो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म पे आपको इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, जो एक जीडीपी का आंकड़ा अगर मैं मान के चलूँ, इंडिया का पोटेंशियल 7.5-8% के ग्रोथ रेट का है और एक 4-4.5% का अपन इन्फ्लेशन महंगाई दर लेके चले, तो एक 11-12% का एक नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी में होती है। तो वो पोर्टफोलियो जो जिसमें रिस्क टॉलरेंस हो, आपका जो एपिटाइट हो, उतना तो हमेशा इक्विटी में रहना चाहिए। और जैसे अपॉर्चुनिटी आती है, मार्केट 10-20-25-50% करेक्ट होता है, तो वहाँ पे जो डायनेमिक मैं अलोकेशन की बात कर रहा था, वो स्ट्रेटेजिक आप थोड़ा सा उसको टैक्टिकली बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँगा, इक्विटी शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एज पर योर कंफर्ट एंड रिस्क टॉलरेंस। वो तो रहना ही चाहिए। First leg of rally was supported by liquidity and hope and unlocking of economic activity, but यहाँ से I think वो सारी चीजें, सारा news flow discount हो गया है। The next leg of market returns would come from the performance of the companies in terms of sales and profit, and the performance and the growth of the economy, sir. And hopefully it should be better and it should sustain. तो उम्मीद रखें कि 8-9-10% के सस्टेनेबल रिटर्न इक्विटी मार्केट आपको अगले 3-5 सालों में देता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। सर एज एचडीएफसी, एज एएमसी की अगर बात करें तो इस पीरियड में, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए व्हाट न्यू आर वी प्लानिंग, क्या नया हम प्लान कर रहे हैं सर? हमारे साथ तो अनुभवी और अच्छे फंड मैनेजर्स एचडीएफसी के साथ जुड़े। अमित गणत्रा जी, जो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में करीब 12-13 वर्षों का अनुभव रखते हैं, उन्होंने हमको ज्वाइन किया। फिर उनके 1-2 महीने बाद गोपाल अग्रवाल सर, जो कि डीएसपी, मेरे टाटा, एसबीआई, इसमें लंबा अनुभव रखते हैं, उन्होंने भी हमको ज्वाइन किया। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ स्टाइल, मुझे लगता है कि हमारे सारे पोर्टफोलियो एक तरह से अलाइन थे, एक तरह से ट्यून थे। अभी एक तरह की सोच थोड़ा सा अभी हमने उसको बदलाव करने का प्रयत्न किया है एचडीएफसी एज अ फंड हाउस। अमित गणत्रा सर, गोपाल अग्रवाल सर, इनका अपना रिकॉर्ड है, इनके फंड्स दे हैव अ गुड इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड, प्रीवियस स्टिंट्स जहां भी ये रहे हैं। तो नाउ विथ डिफरेंशिएटेड फंड मैनेजर्स वी विल हैव different styles of investing, differentiated portfolios, and different strategies. Will not be only in value, will be a combination of growth and value. Current NFO जो I guess कल ही शुरू हो चुका है, as we are speaking today, जी, HDFC dividend yield fund. So why dividend yield fund, sir? कुछ बताएंगे इस पे आप? Dividend yield हमको एक ऐसा लगा कि ये जो स्पेस है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपसे बात कही, निवेशक एक एफडी प्लस काइंड ऑफ रिटर्न्स देख रहा है, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो देख रहा है, जिसमें उसको एफडी प्लस कुछ 3-4% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है। तो डिविडेंड यील्ड हमको ऐसा लगता है कि प्रेजेंट्स दैट अपॉर्चुनिटी टू अस एट गिवन करंट टाइम फ्रेम। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया साहब कि जो डिविडेंड का जो निफ्टी है, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी जो इंडेक्स है, उसका और जो निफ्टी 50 का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल का जो पी का गैप है, वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। अगर निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज जो इंडेक्स है
उसका पी मल्टीपल 15-16 के आसपास चल रहा है, ट्रेलिंग पी मल्टीपल। और जो अपना निफ्टी 50 है उसका ट्रेलिंग मल्टीपल लगभग 28-30 के आसपास है। एक तो ये गैप है साहब। दूसरा, हाई डिविडेंड कंपनीज नॉर्मली लो इंटरेस्ट एरिना में, लो इंटरेस्ट पीरियड में उनको वैल्यूएशन जो है वो कैपिटल पर्क मिलता है, कैपिटल प्रोपेल होता है उनका। तो उसमें उनको उनकी प्राइस में एप्रिसिएशन आता है। क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, उनका निफ्टी 50 का अगर डिविडेंड कहूँ तो बहुत सी कंपनीज निफ्टी 500 में जो हाई डिविडेंड पेस कंपनीज हैं वो 1 या 2 गुना जीसेक, अगर 10 ईयर जीसेक का मैं बॉन्ड यील्ड लूँ तो 5.75 5.80 के आसपास 10 ईयर का बॉन्ड कूपन चल रहा है। Correct. तो वहां से 1 या 2 गुना ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं जो अवेलेबल है अट्रैक्टिव प्राइस पे, अट्रैक्टिव। ओके। तो कुछ ऐसे 2-3 कारण हैं कि जिनकी वजह से हम जो है ये डिविडेंड यील्ड इस समय पे लेके आए। हमको ऐसा लगता है कि अगले 3-4 वर्षों में अगर निवेशक आज इसमें आते हैं तो उनको एक लोअर रिस्क पे, मॉडरेटली लो रिस्क पे एक बेहतर निवेश में प्रतिशत मिल पाएगा, एक बेहतर एक्सपेक्टेशन के आसपास मिल पाएगा। सर अगला क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी मेरा आंसर कर दिया था कि बेसिकली कंजर्वेटिव, मोर टुवर्ड्स कंजर्वेटिव रहेगा ये फंड रादर देन एग्रेसिव। जी। अब इसमें सर फंड मैनेजर कौन है इस फंड के? पाल अग्रवाल सर इसके फंड मैनेजर हैं। एंड सर कैटेगरी क्या रहेगा, मतलब बेसिकली मल्टी कैप रहेगा या मोर टुवर्ड्स लार्ज एंड मिड का कॉम्बिनेशन? व्हाट वुड बी द? देखिए, ये इसमें कैप या सेक्टर बायस का बंधन नहीं होता डिविडेंड यील्ड में। ओके। बट उसमें लगभग 65-70% पोर्टफोलियो है वो ऐसी, हमने 3-4 बकेट आइडेंटिफाई कर रखी है कि वो कंपनीज में 65% जाएगा जो हाई डिविडेंड, जिनका पिछले 3 साल या 4 साल में हाई डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है, हाई डिविडेंड यील्ड जिनकी रही है, जिनका कैश फ्लो स्ट्रांग, देयर आर लार्ज मिड स्मॉल, जिनने पिछले 3-4 वर्षों में जिन कंपनीज ने बायबैक के ऑफर दिए हुए हैं, बिकॉज बायबैक आल्सो प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू एनकैश वैल्यू। ठीक है, ये है। जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसे स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनका जीसेक का जो कूपन है, जीसेक का जो यील्ड है करंट यील्ड, उससे लगभग 1 या 2 गुना उनका जो है डिविडेंड यील्ड चल रहा है। अगर जीसेक मान लें 5.5 पे चल रहा है जीसेक का जो YTM, तो लगभग 6% या 12% तक के डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स अभी बाजार में अवेलेबल है, निफ्टी 500 अगर आप स्पेस दें तो ये 65 से 70% हाई डिविडेंड पेइंग, high cash flow generating companies which are expected to increase their dividend because of their increase in profit, जो जिनके प्रॉफिट में आगे इजाफा होने वाला उस वजह से वो डिविडेंड्स इंक्रीज करेंगी, ऐसी कंपनीज को हम आइडेंटिफाई करके हमारा कोर पोर्टफोलियो जो रहेगा 4-5 बकेट्स के स्टॉक्स में जाएगा जो मैंने बताया। ग्रेट सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस NFO, coming NFO. Thank you. And I guess it is up to 7th or 10th of December, correct? 11th okay, 11th of the December तक ये NFO 27 नवंबर को खुला है NFO, या और 11 दिसंबर को जो है। ग्रेट सर, एक लास्ट में सेगमेंट हम रखते हैं रैपिड फायर राउंड, जहां पे यू हैव टू गिव आंसर इन यस, नो और मे बी। यू हैव 3 ऑप्शंस, आप या तो यस बोलिए, नो बोलिए या मे बी। You don't have to explain, just आपको क्विक आंसर देना है। तो रेडी सर? Yeah, ready. So sir, first question, are market overvalued? Broader market as we speak, are they overvalued today as per you? I'll say no, but if you allow, there are explanations to it. So maybe सिर्फ price earning हम नहीं देखते, there are other parameters, price to book. So आपका नो है आंसर। Is corona impact totally over on Indian economy? Corona impact is not over. Corona impact तो will be felt. I think it will be felt throughout our generation, which has felt this corona. हमको उसका डर हमेशा रहेगा। बट हाँ, अर्थव्यवस्था वहां से बहुत तेजी से उभर के आई है। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने टोटली मतलब नहीं हुआ है अभी भी, नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है, रहेगा। Sir, any correction expected in equity market in coming 3-4 months? Unless there is a disappointment. Unless there maybe. is a disappointment. So it would be maybe, yeah. So should investor place bet on gold
एज एन एसेट क्लास गोल्ड जो है नॉर्मली हाउस होल्ड रिटेलर्स का बहुत फेवरेट रहता है, दैट्स व्हाई स्पेसिफिक हम पूछ रहे हैं। आई सेड एसेट एलोकेशन, गोल्ड शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। 5-10% जो भी है आपके विल के हिसाब से, आपका 10% तक गोल्ड आपके एसेट में हमेशा होना चाहिए, इररेस्पेक्ट ऑफ द प्राइस। मैंने गोल्ड की प्राइस को लंबे 100 वर्षों के पीरियड में स्टडी किया है। गोल्ड आइडली गिव्स अ रिटर्न ऑफ क्लोज टू 8-9-10%, which is it is a hedge against inflation on gold. Okay. Can India be one of the best bet for FDIs to bet on in coming years? Yes, no, maybe. Last 3-4 months have proved that, because India is a sweet spot. Lot of rhetoric is against China. Correct. Sir, last question. HDFC dividend yield, whether an retail investor should bet it today situation or not? Yes, no, maybe. Yes. I will positively say yes. Sir, lastly, thank you very much for joining us. आपने अपना valuable time हमें दिया, and definitely हमारे सारे investors को कुछ ना कुछ यहाँ value add on मिला है, and ये HDFC dividend yield के बारे में एक हमें अच्छी जानकारी मिली है कि जो investor basically FD plus 50% का टारगेट लेके चलता है, FD में अल्फा जनरेट करना चाह रहा है, 150% रिटर्न ऑफ FD निकालना चाहता है, तो उसके लिए एक वन ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट टू एट कंजर्वेटिव साइड, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए। हाँ, अगर रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स पे हम इसको प्लॉट करें तो इट विल लैंड जस्ट अबव द लार्ज कैप कैटेगरी एंड जस्ट बिलो द लार्ज एंड मिड कैप। तो लार्ज कैप से थोड़ा सा मोर टुवर्ड्स लार्ज कैप, मोर टुवर्ड्स। So sir, we wish all the very best luck for this NFO, and thank you very much for joining us. Thank you very much, sir. It was pleasure you on this platform with us. मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमको अपनी बात रखने का, कहने का मौका दिया।